नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को पढ़ा है। अब इस वीडियोस में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। आइए जानते हैं दैनिक जीवन में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं के बारे में। देखिए, दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे कि ग्लास में जल भरा होता है, तो जब हम जल के भीतर देखते हैं ग्लास की तली को, तो उसकी तली जो होती है वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, जब हम किसी पेंसिल को जल से भरे हुए ग्लास के अंदर डुबोते हैं, तिरछा डुबोते हैं, तो वह पेंसिल क्या होती है, हमें टेढ़ा दिखाई देती है। इसके बाद अगर कोई वस्तु मान लीजिए जल के अंदर रखा होता है, जैसे सिक्का मान लीजिए जल के अंदर है, तो वो जो सिक्का है वो हमें ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद रातों में देखते हैं तारे टिमटिमाते हैं, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य क्या होता है, पृथ्वी के क्षैतिज से नीचे होने के बावजूद दिखाई देता है। तो ये सभी घटनाएं जो होती हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। तो आइए बारी बारी समझते हैं ये घटनाएं किस प्रकार से घटित होती हैं। जब हम जल के अंदर किसी पेंसिल को तिरछा डुबोते हैं और उसका आधा भाग मान लीजिए जल के बाहर होता है और आधा भाग जल के भीतर होता है, तो वो वस्तु हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से एक टब है, एक प्रकार से ये मान लीजिए टब है और इसमें कोई पेंसिल इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से कोई पेंसिल इसके अंदर रखा है और इसके अंदर जल भरा है मान लीजिए इस प्रकार से। तो ये पेंसिल जो होती है हमें बाद में जब हम जल के बाहर से देखते हैं, यहाँ से मान लीजिए देखते हैं जल के अंदर, जब हम देखते हैं तो यह क्या होता है, हमें टेढ़ा दिखाई देता है। ये जो पेंसिल, जो भाग जल के अंदर डुबोया गया है, जो भाग जल के अंदर है, देखिए कौन सा भाग हमें टेढ़ा दिखाई देता है, तो जो भाग जल के अंदर डुबोया गया है वही भाग हमें टेढ़ा दिखाई देता है। तो अब जान लीजिए कि जल जो है एक प्रकार का सघन माध्यम होता है, किससे, वायु से। मान लीजिए इसके ऊपर वायु होता है, कोई माध्यम नहीं है तो वायु होता है, और इसके अंदर क्या भरा है, जल। तो यहाँ पर जो वायु होता है वो एक प्रकार का विरल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है, विरल। और जल क्या होता है, सघन माध्यम होता है। जल क्या होता है, सघन माध्यम होता है। तो हम जानते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कोई वस्तु में कब दिखाई देती है। हमें कोई वस्तु कब दिखाई देती है, पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश जब हमारे नेत्रों को पड़ती है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। मान लीजिए कोई वस्तु यह है, तो यह तब तक हमें नहीं दिखाई देगी जब तक इस वस्तु से चलने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में नहीं पहुंचेगा। अगर इस वस्तु से चलने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में पहुंचता है तो यह वस्तु में क्या होगा, दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जल के अंदर डुबोया हुआ भाग है, जो जल के अंदर डुबोया हुआ भाग है वह एक प्रकार के सघन माध्यम में स्थित होता है। तो जो डुबोए हुए भाग से जो भी प्रकाश किरण चलती है, मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ से प्रकाश किरण चली, ये जब तल पे पहुँचती है इस प्रकार से, तो तल पे अगर हम अभिलंब डालते हैं तो ये जो होता है सघन माध्यम होता है, ये जो है विरल माध्यम होता है। तो इस कंडीशन में जो प्रकाश है वो क्या होता है, अभिलंब से इस प्रकार से दूर हट जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, दूर हट जाता है। और यहाँ से प्रकाश किरण जब चलती है, यहाँ पे पड़ती है, तो यह अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ पे अभिलंब से दूर हट जाता है, तो इन अपवर्तित किरणों को, मान लीजिए यहाँ पे अभिलंब है, इन अपवर्तित किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये जो होते हैं यह पहले मिल जाती है। ये क्या करती है, पहले मिल जाती है। और ये जो वस्तु है इसके भीतर, ये यहाँ से इसका भाग जो होता है यहाँ से टेढ़ा हो जाता है और यह भाग कुछ ऊंचा उठा हुआ इस प्रकार से दिखाई देता है। मान लीजिए जो ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, यहाँ से वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। तो समझ जाइए जब प्रकाश क्या क्यों दिखाई देता है ऐसा, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और अभिलंब से दूर हटे अपवर्तित किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये जल के भीतर वास्तविक स्थिति पर न मिल करके उसके पहले मिल जाती है, जिसके कारण हमें इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इस वस्तु से पहले देखने को मिलता है। और आधा भाग का प्रतिबिंब पहले बनता है और आधा भाग वहीं पर बना रहता है जो वायु में होता है। इस कारण क्या होता है, यह जो है वस्तु जल के भीतर जो भाग होता है उसका प्रतिबिंब इसकी स्थिति से पहले बन जाता है, जिसके कारण जल के अंदर वाला भाग क्या देता है, हमें टेढ़ा दिखाई देता है। तो हम पुनः समझते हैं कि जल में डूबा हुआ पेंसिल हमें टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। तो एकदम स्पष्ट रूप से समझिए एक पंक्ति में कि जब हम किसी पेंसिल को जल के भीतर तिरछा डुबोते हैं, जब हम किसी पेंसिल को जल के भीतर तिरछा डुबोते हैं तो जल के भीतर वाले भाग से जब प्रकाश किरणें
विरल माध्यम, जल क्या है, एक प्रकार सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह विलंब से दूर हट जाता है, जिसके कारण जल के भीतर इस वस्तु, जल के भीतर वाले स्थित भाग का प्रतिबिंब जो है इससे पहले बनने लगता है, वस्तु से पहले बनने लगता है, और वह भाग क्या होता है, हमें टेढ़ा दिखाई देता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि देखिए अब क्या होता है कि ये हम समझ गए, तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन घटना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई पूछता है आपसे एक नंबर का प्रश्न है, तो बताइए अगर हम किसी पेंसिल को जल के भीतर तिरछा डुबोते हैं, तो जल के भीतर का भाग हमें टेढ़ा दिखाई देता है, यह किस घटना के कारण होता है। तो आपको एक लाइन में उत्तर देना है, क्या, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण यह पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। अब एक चीज और है, अगर हम इस पेंसिल को ऊर्ध्वाधर रखें, मान लीजिए ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में हम इस पेंसिल को ऊर्ध्वाधर जल के भीतर रखते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए पेंसिल है, इस प्रकार से जल के भीतर इसको इस प्रकार से रखें अगर मान लीजिए, तो यह क्या टेढ़ा हमें दिखाई देगा, इसका भाग हमें टेढ़ा दिखाई देगा, तो इसका आंसर है नहीं। अगर किसी वस्तु को हम लंबवत, ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी वस्तु को लंबवत रखते हैं तो लंबवत चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, एकदम समांतर होती है, जिसके कारण क्या होती है, किरणें कहीं नहीं मिलती है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। अब इसके बाद एक और कंडीशन इसमें आता है, मान लीजिए माध्यम उलट दें, ध्यान दीजिएगा, माध्यम उलट दें, तो इसमें देखिए माध्यम नहीं उल्टा गया है, तो यह क्या करता है, जब वस्तु जल में डुबोई होती है तो टेढ़ी दिखाई देती है, लेकिन यह क्या होता है, इसकी वास्तविक गहराई से ये गहराई कम होती है। जैसे अगर ये मान लीजिए जल की सतह से 5 सेमी की दूरी पर है, तो यह हमें 5 सेमी से कम दूरी पर ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, मान लीजिए कोई वस्तु में विरल माध्यम में रखा है, किस माध्यम में रखा है, विरल माध्यम में, यहाँ पे समझते हैं तीसरा कंडीशन में, तीसरे वाले में हम लोग समझते हैं, यहाँ पे तीसरे कंडीशन में समझते हैं इस प्रकार से कि जब कोई वस्तु कहाँ रखा हो, मान लीजिए इसके अंदर वायु है, मान लीजिए कांच का टुकड़ा फ्लक्स है, इस प्रकार से फ्लक्स है, और इसके अंदर जल भरा है, बंद है ये, ठीक है, और कोई व्यक्ति इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है, और यह बाहर स्थित किसी वस्तु को इस प्रकार से रखा है, मान लीजिए पेंसिल रखा है, अब इसे ये देखता है, तो क्या यह वस्तु भी उसे टेढ़ी दिखाई देगी, तो इसका आंसर है हाँ, यह वस्तु भी उसे टेढ़ी दिखाई देगी। लेकिन इसमें क्या है कि जो वस्तु टेढ़ी हमें दिखाई देती है, ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु हमें टेढ़ी दिखाई देती है, जल के अंदर डुबोया हुआ भाग का जो ये होता है, ये छोटा होता है, जो भी हमें दिखाई देता है वो वास्तविक भाग से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर इस कंडीशन में कोई व्यक्ति देखता है, इस सघन माध्यम में स्थित व्यक्ति अगर किसी विरल माध्यम में स्थित वस्तु को देखता है, तो यह इसे टेढ़ी दिखाई देगी, किंतु यह जितना भाग विरल माध्यम में है उससे वह ज्यादा दिखाई देगी। मान लीजिए सघन विरल दोनों से है, तो ये जो भाग है, इसका जो विरल माध्यम में भाग है, यह भाग जल के भीतर से देखने पर जितनी बड़ी है, यह वास्तविक स्थिति से बहुत बड़ी दिखाई देगी। और मान लीजिए जो इसका जो इसमें क्या था कि इस तरफ जो इसका जो वास्तविक गहराई में देख रहे हैं, वास्तविक स्थिति जो है, यह प्रतिबिंब के बाईं ओर है, किस ओर है, बाईं ओर है, लेकिन यहाँ पर इसका जो वास्तविक स्थिति होगा तिरछी दिखाई देगी, लेकिन यह वस्तु से किधर दिखाई देगी, दाईं ओर दिखाई देगी। तो यह थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो तीनों समझते हैं। इसमें जो जबकि कोई वस्तु हमें टेढ़ी दिखाई देती है, तो वह वस्तु के मूल स्थिति से बाईं ओर दिखाई देती है और वस्तु से छोटी दिखाई देती है। और जब कोई वस्तु जल के अंदर लंबवत डुबोया होता है तो वह वस्तु में टेढ़ी नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे टेढ़े मतलब लंबवत न देख करके तिरछा देखता है तो यह वस्तु उसको भी टेढ़ी दिखाई देगी और वास्तविक स्थिति से जो अंदर की भाग होगी वह छोटी होगी। इसमें देखते हैं जब कोई व्यक्ति सघन माध्यम में होता है और किसी विरल माध्यम में स्थित भाग को देखता है तो वह उसकी स्थिति क्या होती है, पहले के अपेक्षा बढ़ जाती है और वह जो स्थिति रहेगी वह इसके बाईं ओर न होकर के दाईं ओर होती है। मान लीजिए ग्लास है और ग्लास के भीतर क्या भरा है, जल भरा है। तो जब कोई व्यक्ति बाहर से देखता है, देखिए इसके अंदर क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम क्या है, जल है, और इसके बाहर क्या है, विरल माध्यम है, और विरल माध्यम क्या है, वायु है। तो जब कोई व्यक्ति वायु में से इस जल के भीतर के इस ग्लास के तली को देखता है, ध्यान दीजिएगा, इसके तली को जब देखता है कोई व्यक्ति, तो यह तली जो होती है जहाँ पर होती है यह वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है।
तो पिछले उदाहरण में हम लोग समझे हैं कि अगर किसी वस्तु को हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखते हैं, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, जिसके कारण उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होती है। तो यह वस्तु जो है कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देती है। देखिए एक संबंध है, आप सवाल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक अपवर्तनांक और वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में एक संबंध इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया गया है। वह होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई। समझ जाएंगे कि यह वस्तु कितनी उठी हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई वस्तु मान लीजिए 8 सेमी की दूरी पर है। कितने सेमी की दूरी पर है? 8 सेमी। ये जो तली है इसके अंदर जो तली है, मान लीजिए वो वास्तविक उसकी जो गहराई है वो कितना है? 8 सेमी है। वास्तविक गहराई क्या है? 8 सेमी। लेकिन जब हम इसके अंदर जल भर देते हैं, जब इसके अंदर क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं, तो यह जो वस्तु है यह क्या करती है? कुछ ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होती है। तो अगर हम पूछा जाए कि वो वस्तु कितनी ऊंची उठी होगी, अगर कोई वस्तु जल के अंदर 8 सेमी पर है या तली के अंदर 8 सेमी की स्थिति पर रखी गई है, तो जब हम उस वस्तु के अंदर जल भर देते हैं तो वह वस्तु कितनी उठी हुई प्रतीत होगी। तो यह निर्भर करता है जल के अपवर्तनांक पर। मान लेते हैं जल का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 3/2। क्या मान लेते हैं? जल का अपवर्तनांक मान लेते हैं। जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक है, तो इसकी आभासी गहराई हम लोग निकाल लेते हैं। तो आभासी गहराई बराबर क्या होता है? तो ये अपवर्तनांक जो बटा में चलेगा, आभासी गहराई यहाँ पे आ जाएगा। तो आभासी गहराई बराबर फार्मूला हो जाएगा आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक गहराई कितनी है? 8 बटा अपवर्तनांक कितना है? 3/2। अब ये 2 क्या होगा? ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16/3, 16/3। अब 3 का भाग 16 में देते हैं। 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 1 बचा, 3 बचे 15, 1 बच गया। तो 3 3 के 9, 3 3 के 9, तो कह सकते हैं सेमी। तो ये आभासी गहराई है। 8 सेमी दूरी पर था। अब वस्तु में कितनी सेमी दूरी दिखाई देगी? 5.33 सेमी की दूरी पर दिखाई देगी। तो इसको हम लोग पुनः एक बार समझते हैं। अब वस्तु कितना सेमी ऊपर उठा, तो उठी स्थिति हम मान लेते हैं। क्या कितना सेमी ऊपर उठा? तो हम उठी स्थिति देखिए ज्ञात कर सकते हैं। उठी स्थिति, तो स्थिति में उठी स्थिति कितनी होगी इसकी? यानी ऊपर कितना उठा हुआ दिखाई देगा? तो इसके लिए देखिए वस्तु पूरा 8 सेमी दूरी पर रखा है, लेकिन ये 5.33 दूरी पर हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से ये जो है हमें कितना सेमी दूरी पर दिखाई देगा? महज 5.33 मान लेते हैं। 5.33 जो है ये भाग है। 5.33 सेमी दूरी पर हमें यहाँ पे वस्तु दिखाई देगी। तो कितना उठा? तो उठेगा कितना? यही भाग में उठेगा। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी यही भाग ऊपर उठेगी। तो अगर हम वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई घटा दे तो हमें उठी हुई स्थिति पता चल जाएगी। तो आइए देखते हैं उठी स्थिति। तो वास्तविक गहराई, उठी स्थिति क्या फार्मूला होगा? वास्तविक गहराई बट माइनस आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई कितनी है? 8। आभासी गहराई कितनी है? 5.33 सेमी। तो हम 8 में से अगर 5.33 अगर घटा देते हैं तो ये आता है 10, 10 में से 3 गया आता है 7, और यहाँ कितना बचा? 10, 10 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया। दशमलव यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, तो 2.67 सेमी क्या होगी? ऊपर उठी हुई हमें दिखाई देगी। यह वस्तु जो है 2.67 सेमी उठी दिखाई देगी। यानी जो यहाँ पे अगर वस्तु में दिखाई देती है ये, तो ये क्या होगा? ये जो दूरी है इसके बीच का ये होगा 2.67। तो यहाँ पे हमने देखा प्रैक्टिकली तौर से कि वस्तु का जो गहराई वास्तविक है वह क्या करता है? किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। अगर हम किसी वस्तु को उच्च अपवर्तनांक वाले में, अधिक अपवर्तनांक वाले वस्तु में रखते हैं तो वो जो होता है वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है। जबकि अगर मान लीजिए हम लोग सघन माध्यम में हो, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम लोग सघन माध्यम में है और ये ग्लास जो होता है एक प्रकार से विरल माध्यम हो, जैसे मछली। जल में आप लोग मछली को देखे होंगे, ठीक है। तो जब जल में मछली होती है तो जल एक प्रकार का वायु से क्या होता है?
जल जो है वायु से एक सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो जब मछली वायु में स्थित किसी वस्तु को देखती है, तालाब है और इसके सतह से, मान लीजिए इसके सतह पर कोई मछली है इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से कोई मछली है, मान लेते हैं इस प्रकार से कोई मछली है, तो ये मछली अगर बाहर स्थित किसी वस्तु को यहाँ से, मान लीजिए इस तली से जो वस्तु की लंबाई वो 8 सेमी है, तली से कोई वस्तु कितनी दूरी पर है, 8 सेमी की दूरी पर है, ठीक है। तो यह मछली इसे देखती है तो यह कितने सेमी की दूरी पर दिखाई देगी। तो इसका मतलब है ये माध्यम कौन सा है, विरल है, और ये माध्यम क्या है, सघन है। और हम लोग जल का अपवर्तनांक जानते हैं, जल का अपवर्तनांक कहाँ है, जल का अपवर्तनांक होता है 3/2। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2। तो यहाँ पे एक चीज समझना है, देखिए यहाँ पे निर्भर करता है कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाता है। यहाँ पर हमने अपवर्तनांक यहाँ लिखा है, अपवर्तनांक बराबर क्या लिखा है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ये अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक क्या है, यह है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और यहाँ पे हम लोग वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर हम लोग वायु में से प्रकाश को वायु में से हम लोग देख रहे थे किसके अंदर, जल के अंदर। तो मतलब प्रकाश जो है वायु से जल के भीतर जा रहा था, प्रकाश वायु से जल के भीतर में जा रहा था। तो जब प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम जाए तो अपवर्तनांक हम लोग ये ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मछली देख रही है, जल के भीतर है मछली, तो मछली क्या करेगी, जल के भीतर से वायु में स्थित वस्तु को देखेगी। तो यहाँ पे जो होगा अपवर्तनांक थोड़ा उल्टा हो जाएगा, अपवर्तनांक जो होगा वो सघन माध्यम सापेक्ष हमें विरल माध्यम का लेना पड़ेगा। तो ये जो वायु का जल का अपवर्तनांक है, मान लेते हैं जल का अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक है का अपवर्तनांक, ये जो जल का अपवर्तनांक है ये है 3/2। जल का अपवर्तनांक कितना है, 3/2। तो यह 3/2 एक्चुअल नहीं है। देखिए किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह उस माध्यम का पूर्ण रूप से अपवर्तनांक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पर सिर्फ जल का अपवर्तनांक है। जल को हम लोग मान लीजिए वाटर लिखते हैं, WATER, वाटर लिखते हैं। तो जल के अपवर्तनांक हम लोग लिख सकते हैं ANW, क्या लिख सकते हैं, ANW बराबर 3/2। ANW क्यों, क्योंकि यह है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है वो है 3/2। लेकिन यहाँ प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, जल से वायु में जा रहा है। तो जब प्रकाश जल से वायु में जाए तो हमें जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक चाहिए। तो इसको हमें डाइवर्ट करना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे WNA। तो WNA अगर इसको हम उल्टा करते हैं, W जगह A, A की जगह W, तो यह मान उल्टा आ जाता है। इसको हम लिख सकते 1/ANW, यानी इसका उल्टा ये आ जाएगा WNA इक्वल आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। ये आ गया 2/3। अब यह अपवर्तनांक की जगह काम करेगा। तो वही फार्मूला फिर लगाएंगे, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो आभासी गहराई बराबर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, आभासी गहराई इसका आएगा, आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो आभासी गहराई बराबर आएगा हमारा, आभासी गहराई बराबर क्या होगा, आभासी गहराई, तो आभासी गहराई बराबर होगा वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। क्या होगा, अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो वास्तविक गहराई देखते हैं, वास्तविक गहराई कितना है, वास्तविक 8 सेमी दूरी है। तो 8, अपवर्तनांक कितना हो गया, 2/3। तो 2/3, अब ये जो 3 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए, तो हम लोग इधर लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 8 3 का 24/2। तो ये आ गया 24/2, 2 से काट देंगे 12, कितना आ गया 12 सेमी। तो यह वस्तु जो है यहाँ पे 8 सेमी, यहाँ से तली से 8 सेमी की दूरी पर है, लेकिन यह वस्तु हमें कहाँ दिखाई देगी, 12 सेमी की दूरी पर दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, 12 सेमी की दूरी पर दिखाई देगी। तो यहाँ पे समझना इसकी जो दूरी है वो 4 सेमी आभासी रूप से है। वस्तु तो तली से 8 सेमी की दूरी पर है, लेकिन वस्तु तली से कितने सेमी की दूरी पर है, 8 सेमी की दूरी पर है, लेकिन वह हमें यहाँ से क्या दिखाई देगा, 12 सेमी की दूरी पर दिखाई देगा। तो यह मछली को वस्तु कहाँ दिखाई देगी, 12 सेमी की दूरी पर दिखाई देगी। देखिए इस उदाहरण में और इस उदाहरण में अंतर है। वो अंतर क्या है वो हम समझते हैं। इसमें क्या है, जब हम वायु से जल के भीतर किसी पदार्थ को देखते हैं
तो उस पदार्थ की स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर होती है, यानी वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है बल्कि ऊपर होता है, तो वो कम हो जाता है। वास्तविक गहराई से आभासी गहराई यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखता है तो इस कंडीशन में उसकी जो वास्तविक गहराई से आभासी गहराई क्या होती है, बढ़ जाती है। आभासी गहराई अधिक हो जाती है वास्तविक गहराई से, और वह वस्तु क्या होती है, कुछ अधिक दूरी पर दिखाई देता है, वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक दूरी पर दिखाई देता है। यहाँ पे 8 सेमी की दूरी पर रखा है और यहाँ पे कितने सेमी की दूरी पर दिखाई दे रहा है, 12 सेमी की दूरी पर। अर्थात वह कितना दूर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो 12 में से अगर हम 8 घटाते हैं 4 सेमी, तो वह 4 सेमी ऊंची उठी हुई प्रतीत होगी। दोनों कंडीशन में बहुत बड़ा अंतर है, वो अंतर हम लोग समझते हैं और ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें जो वस्तु दिखाई देती है, मान लीजिए वह कम दूरी पर दिखाई तो देती है, लेकिन यह वस्तु जो वास्तविक स्थिति से कुछ बड़ा दिखाई देता है। जैसे जल के अंदर अगर हम किसी सिक्के को डालते हैं तो हमें सिक्का वह क्या दिखाई देता है, वास्तविक स्थिति से बड़ा दिखाई देता है, वह सिक्का में बड़ा दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है, अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में स्थित वस्तु को देखते हैं तो वस्तु में क्या दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। उसके द्वारा जो दर्शन को नेत्र पर बनता है वो बड़ा होता है, इसलिए वो वस्तु क्या दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई वस्तु जल के भीतर यानी सघन माध्यम में और वह विरल माध्यम में स्थित वस्तु को देख रहा है, तो उस कंडीशन में उस वस्तु की जो स्थिति है, आकार है, वह उस वस्तु को जो सघन माध्यम है उसको वह छोटी दिखाई देगी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिनको आपने समझा। अब इसके आगे अपवर्तन की अन्य सभी घटनाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष प्रकार का वायुमंडल पाया जाता है, हम लोग कह सकते हैं वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी के चारों ओर। विशेष प्रकार का कहने का तात्पर्य है कि वायुमंडल में जो है अनेकों परत होती है, जैसे क्षोभ परत, आयन मंडल इत्यादि बहुत सारे मंडल होते हैं। वायु की बहुत सारी विभिन्न परतें होती हैं। अब ये परतें जो होती है इनके ताप के अनुसार हम लोग बांट सकते हैं। देखिए जब वस्तु गर्म होती है, ध्यान रखिए, तो उसका आयतन बढ़ता है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे ठोस अवस्था में, चाहे गैसीय अवस्था में हो, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है वो एक तरीके से बढ़ता है, आयतन बढ़ जाता है, वो ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के नज़दीक मान लीजिए क्या होता है, पृथ्वी के नज़दीक जब होता है तो वो वायु क्या होती है, ठंडी होती है इस प्रकार से। तो वो क्या होता है, एक प्रकार से सघन माध्यम होता है। और जैसे जैसे वायु जो होता है पृथ्वी से दूर जाती है, वह क्या होती है, एक प्रकार से थोड़ी थोड़ी ठंडी होती जाती है, गर्म होती जाती है। तो पृथ्वी के नज़दीक का वायु क्या होती है, ठंडी होती है, और ऊपर की वायु क्या होती है, गर्म होती है। तो वो अब जो वायु गर्म होती है वो उसके अणु तो क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो वो किस प्रकार का माध्यम बन गया, एक प्रकार से विरल माध्यम बन गया। लेकिन जिसमें अणु पास पास होते हैं, अर्थात ठंडा वायु, ठंडे वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार से गर्म वायु का अपवर्तनांक कम और ठंडे वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो मान लेते हैं इस आकार का, इस प्रकार से गोलाकार परतें हैं, सब इस प्रकार बहुत सारे परतें हैं। और तारा मान लीजिए, यहाँ पे स्टार है कोई, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है, स्टार। तो जब तारों से प्रकाश, देखिए तारे क्या होते हैं, पृथ्वी से काफ़ी दूर होते हैं, तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, तो उससे जो प्रकाश चलती हैं तो वो बहुत कम मात्रा में होती है। जो वहाँ से प्रकाश आता है पृथ्वी तक वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो जब ये कम मात्रा में प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं तो यह विभिन्न वायु के मंडल के विभिन्न परतों से, वायुमंडल के विभिन्न परतों से क्या होते हैं, अपवर्तित होती रहती हैं। और इस प्रकार से अपवर्तित होती रहती है। और पृथ्वी के सतह पे जो भी व्यक्ति खड़ा रहता है, यह क्या करता है, इसको जब कोई अपवर्तित किरण इसके आंखों में पड़ता है तो तारा उसे दिखाई देता है। पुनः क्या होता है, वही अपवर्तित किरण क्या होता है, अपनी मार्ग से विचलित हो जाता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल की परतें जो कहते हैं ना, एक अलग अलग परतें होती है, गर्म ठंडी वायु के कारण, तो वो परतें चेंज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश यहाँ पर आने वाली प्रकाश क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, अपनी दिशा से हट जाती है और वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। पुनः मान लेते हैं फिर प्रकाश आया, फिर हमें दिखाई दिया, और पुनः आया प्रकाश, फिर नहीं दिखाई दिया। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से वायुमंडल की भिन्नता के कारण से, वायुमंडल के ताप के कारण से जो होता है, इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम का निर्माण हो जाता है। और जब प्रकाश तारे से चल करके पृथ्वी पर आती है तो वह जब प्रेक्षक के आंखों पे कुछ समय के लिए पड़ता है, कुछ समय के लिए नहीं पड़ता है। तो जिस समय पड़ता है वो वस्तु तारा हमें दिखाई देता है, और कुछ समय के लिए नहीं पड़ता है तो तारा हमें नहीं दिखाई देता है, और पुनः पड़ता है, पुनः नहीं दिखाई देता है।
पुनः किरण दिखाई देता है, पुनः नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं तारे क्या होते हैं, रात में टिमटिमाते हैं। तो जब वहाँ से प्रकाश किरण हमारे मित्र में पहुँच पाती है तो हमें दिखता है तारा, नहीं पहुँच पाता है तो नहीं दिखता है। तो हमें कैसा प्रतीत होता है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यह घटना, तारा क्यों टिमटिमाता है, तो कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। एक और होता है, अच्छा बताइए, तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा, ये चंद्रमा है, चांद जिसको बोलते हो चांद, तो ये चांद हमें जो है, ये चांद है मान लीजिए, तो चांद हमें क्या टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो चांद हमें टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है, जबकि तारा तो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और हमने जाना कि तारे से आने, तो यहाँ बस वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो तारा होता है वो काफ़ी दूर होता है और उससे जो प्रकाश की मात्रा पृथ्वी तक पहुँचती है बहुत कम होती है, रेयर केस में पहुँचता है। तो जब बहुत कम मात्रा में प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचती है, बहुत कम मात्रा में प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुँचती है तो उसका कुछ भाग हमारे आंखों पे पल भर के लिए पड़ता है, कुछ क्षण के लिए, तो हमें तारा दिखाई देता है, कुछ क्षण के लिए नहीं पड़ता है हमारे नेत्रों पर, तो हमें तारा उस समय नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा ये बताइए, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्या रीजन है, दिन में तारे हमें नहीं दिखाई देते हैं, रात को ही तारे दिखाई देते हैं। तो एकदम सिंपल लॉजिक है। दिन में क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है, दिन में सूर्य का जो प्रकाश है वह चारों ओर वितरित होता रहता है अधिक मात्रा में। अब चूंकि हम लोग जानते हैं तारे से जो प्रकाश आता है बहुत कम मात्रा में आता है, तो यहाँ पर सूर्य का जो है प्रकाश वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण तारे से आने वाले प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और डायरेक्ट तारे से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में नहीं पहुँच पाता। लेकिन चांद टिमटिमाता नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि चांद से जो प्रकाश की मात्रा, आने वाली प्रकाश की मात्रा है वह तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्यों, क्योंकि जो चांद है वो पृथ्वी के काफ़ी क्या है, समीप है। और एक चीज़ याद रखिए, चांद में जो होता है, तारे में जो होता है खुद का प्रकाश होता है। तारा जो है, सूर्य एक प्रकार क्या है, तारा है, वह क्या है, तारा है। लेकिन चांद एक प्रकार का तारा नहीं है, बल्कि वह क्या है, एक प्रकार का उपग्रह है। और उपग्रह का निर्माण कह सकते हैं हम लोग, जिस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है सेम उसी प्रकार से उपग्रहों का निर्माण भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और जो उपग्रह होते हैं वह ग्रह के चारों ओर अर्थात पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जो चंद्रमा है वह किसके चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो अर्थात जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। तो यहाँ पर ये समझना है कि चांद हमें टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है। तो चांद से आने वाले प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक आती है, जिसके कारण उससे पर्याप्त मात्रा में हमारे नेत्रों में पहुँच पाती है प्रकाश। और कुछ मान लेते हैं कुछ मात्रा हमारे आंखों में नहीं पहुँच पाता है, लेकिन कुछ मात्रा पहुँच जाता है, जिसके कारण चांद से आने वाले प्रकाश की मात्रा में कमी नहीं होती है, वह हमारे नेत्रों में पर्याप्त रूप से हमेशा पहुँचता रहता है, जिसके कारण चांद हमें टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन तारों से आने वाला प्रकाश की मात्रा कुछ भर के लिए पूर्ण रूप से हट जाती है, जिसके कारण हमें तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तो ये समझ में आएगा कि चांद में टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है, जबकि तारे में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वह पृथ्वी के धरातल से, यानी पृथ्वी के क्षैतिज धरातल से, आधार से क्या होता है, नीचे होता है। तो इस कंडीशन में जो पृथ्वी के ऊपर सिरे पर व्यक्ति है उसको यह सूर्य नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय यह सूर्य हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वायुमंडल की जो परतें होती है इस प्रकार से, तो यहाँ से जब वायुमंडल की परतें होती है तो जो सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से मान लीजिए प्रकाश यहाँ पे पड़ा, तो इस पर जो लंब है वह क्या होता है, लंब की ओर यह विरल माध्यम होता है, जैसे जैसे प्रकाश पास आता है वो सघन माध्यम में आता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यह विलंब की ओर क्या होता है, झुकता है। तो इस प्रकार से झुक जाता है, पुनः इस प्रकार झुक जाता है, पुनः इस प्रकार झुक जाता है और पुनः इस प्रकार झुक करके कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ धरातल में पहुँच जाता है। और इससे जब हम स्ट्रेट लाइन पे इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन पे सभी अपवर्तित किरणों को जब बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो यह क्या करता है, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से सूर्य तो है यहाँ पर, लेकिन हमें दिखाई देगा यहाँ पर, तो क्या होगा, वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो लगातार वायुमंडल के विभिन्न परतों से लगातार अपवर्तित होती रहती हैं और अपवर्तित होकर के कहाँ पहुँचती है, धरातल पर, भूभाग के ऊपरी सिरे पर
तो ऊपरी सिरे से अगर हम इस पर एक अपवर्तित किरण के क्षैतिज हम किरणें खींचते हैं, आभासी किरणें, तो वह क्या करती है, एक स्थान पे मिलती है जहाँ पे सूर्य का हमें क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है तथा सूर्य पृथ्वी के नीचे होने के बावजूद भी हमें दिखाई देता है। सेम प्रक्रिया इधर भी होती है सूर्यास्त के समय। ये सूर्योदय के समय, इस समय सूर्योदय के समय है, ठीक है, सूर्योदय के समय है, और ये सूर्यास्त के समय। तो सूर्यास्त के समय में क्या होता है, सेम इसी प्रकार से वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं, यहाँ पे सूर्य होता है, ठीक है। तो जो हम देखते हैं कि यह क्या करता है, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा उठा हुआ है, इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। सेम प्रक्रिया वही होती है। तो हम लोग समझ गए कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन कारण। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से घटित होता है और हम उन्हें नहीं समझ पाते, जबकि वो सब घटनाएं किस पर आधारित होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिनको हमें समझना जरूरी है। अर्थात हम इन सभी टॉपिकों से ये समझ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो होती है किस प्रकार से घटित होती है। तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांति कोण किसे कहते हैं, और जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ती है, आइए जानते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक है, जो प्रकाश का अपवर्तनांक है, मान लीजिए प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है, तो यहाँ पे अपवर्तन घटना मान लीजिएगा विलंब है, प्रकाश इस प्रकार से जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है इस प्रकार से। ये क्या है, विरल माध्यम है, और ये मान लेते हैं सघन माध्यम है। इसका नाम देते हैं 1 और ये देते हैं 2। तो मान लीजिए प्रकाश 1 से 2 में जा रहा है, तो हम इसके अपवर्तनांक को लिखेंगे 1n2। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके अपवर्तनांक को हम लिखते हैं 1n2। क्या लिखते हैं, 1n2। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने बताया कि जब किसी एक प्रकाश का किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, प्रकाश का किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। तो प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इसका जो अपवर्तनांक और वेग में संबंध होगा वह होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अर्थात किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। यह एक सूत्र हो गया। मान लीजिए पहला माध्यम अगर हमारा वायु हो जाए, क्या हो जाए, वायु। दूसरा माध्यम मान लेते हैं जल है, पहला माध्यम वायु हो गया, मान लीजिए दूसरा माध्यम हमारा जल है, कौन सा है, जल है। तो हम इसके अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे, इसके अपवर्तनांक को लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ANW। क्या लिखेंगे, ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जिसे हम सिर्फ ध्यान रखिएगा अगर पहला माध्यम वायु होता है तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ANW एक प्रकार का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हम लोग सिर्फ NW भी लिख सकते हैं या सिर्फ N भी लिख सकते हैं, जहाँ N क्या होगा, जल का अपवर्तनांक, इसे सिर्फ जल का अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो चाहे जल के अपवर्तनांक को NW लिखिए। तो N लिखने का तात्पर्य ये मत समझिए कि सिर्फ ये N है, यह वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है जिसे हम N दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब पहले माध्यम की में प्रकाश की चाल, तो पहला माध्यम है कौन, पहला माध्यम वायु। तो वायु में प्रकाश की चाल हम मान लेते हैं C है, क्या मानते हैं, वायु में प्रकाश की चाल हमें पता है कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल पता है हमें कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है किसमें, वायु में। तो यहाँ पर पहला माध्यम क्या हो गया, वायु। तो वायु को हम मान लेते हैं वायु प्रकाश की चाल क्या है, C है, और जल में प्रकाश की चाल मान लेते हैं V है।
जल में किसकी चाल, जल में क्या मानते हैं, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या है मान लेते हैं, भी है। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या हो जाएगा, E/W बराबर होगा C/V। क्या हो जाएगा, C/V। क्या हो जाएगा, C/V। अब हम इसे लिख सकते हैं N बराबर C/V। N बराबर क्या लिख सकते हैं, C/V। तो अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, ध्यान दीजिएगा यह फार्मूला आप लोग को समझने लायक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर से समझते हैं सूत्र को, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब समझिए यहाँ पे चाल और अपवर्तनांक में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे कि पहले वीडियो में हम बताए हैं कि जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है वह विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम कहें कि बताइए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हम लोग समझते ये भी जानते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश बहुत तेज गति करती है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की वेग जो होती कम होती है। जैसे हम पूछे कि वायु और जल है, तो बताइए प्रकाश की चाल वायु में अधिक होगी कि जल में अधिक होगी। इसका सीधा आंसर है किसमें अधिक होगी, वायु में होगी। जल में क्या होगी, कम होगी। वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जल में प्रकाश की चाल कितना होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम लोग समझते हैं कि अगर जितना विरल माध्यम हो उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है, और जितना वो सघन माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि लाल रंग का अपवर्तनांक, याद रखिएगा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और नीले रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो पूछेगा आपसे प्रश्न कि बताइए किस रंग के लिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो किस रंग के लिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के लिए प्रकाश की चाल अधिक होती है। अभी हमने बताया कि जो अपवर्तनांक है वो लाल रंग का सबसे कम होता है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। और दूसरा है बैगनी रंग, तो बैगनी के रंग का अपवर्तनांक, रंगों में सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है, तो बैगनी रंग में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। इसलिए हम लोग जब किसी किरण को काफ़ी दूर पहुंचाना होता है तो हम कौन से रंग का इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग का। देखे होंगे आप लोग ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग प्रयोग किया जाता है। वहाँ लाल रंग क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह एक तरीके से कह सकते उसका तरंग दैर्घ्य ऊंचा होता है और वह काफ़ी दूर जाता है, जिसके कारण काफ़ी दूर स्थित व्यक्ति को भी हमें क्या करता है, लाल रंग दिखाई देता है और नीला रंग नहीं दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग समझ पाए कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक और वेग में क्या संबंध होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश वायु प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बशर्ते यहाँ पे याद रखना ये पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है, तो ये जो प्रकाश की चाल है वह जल में प्रकाश की चाल है। तो इस प्रकार से हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा पूछेगा कि जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम लोग वायु में देखिए प्रकाश का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जल में प्रकाश की चाल जानते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, 10⁸ से 10⁸ सेकंड से ये आ गया 3/2। तो यह किसका अपवर्तनांक हो गया, जल का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक होगा, जल का अपवर्तनांक। तो आप लोग समझ सकते हैं जल का अपवर्तनांक ये होता है, जल का अपवर्तनांक आ गया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, अभी हमने पढ़ाया क्रांतिक कोण था पुरांतरिक परावर्तन, तो आइए समझते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। देखिए हम लोग अपवर्तन घटना में कुछ चीज़ें पढ़ा चुके हैं, उसको पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब प्रकाश मान लीजिए एक विरल माध्यम है, यह विरल माध्यम है, और दूसरा मान लेते हैं सघन माध्यम है। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक अभिलंब है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से, देखिए प्रकाश अब सघन माध्यम से जा रहा है किसमें, विरल माध्यम में। तो हम लोग पढ़े हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। इसको सीधा जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन नहीं जाता है, यह अभिलंब से क्या होता है, झुक जाता है, दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट से जाता है। तो यहाँ पर ये जो कोण है
देखिए चाहे वो कोण सघन माध्यम बना चाहे विरल माध्यम बना, ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। तो इसके बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण और इसे किससे डिनोटेड करते हैं, आई से। और यहाँ पे ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बनता है वो होता है आर, अपवर्तन कोण। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं जो आर है वो आई से बड़ा है। आर क्या है, आई से बड़ा है। तो पहले ये समझिए, एक बार पुनः समझते हैं। देखिए जब हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है अभिलंब से दूर हटता है। जब प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा तो उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है, यानी आई का मान छोटा होता है किससे, आर से। आर से आई का मान क्या होता है, छोटा होता है। इसको समझिए, आई का मान आर से छोटा होता है। कब, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब। अब मान लीजिए यदि हम आपतन कोण आई को धीरे धीरे इंक्रीज कर बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं। फिर समझिए, आपतन कोण आई को यदि हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है आर, विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण आर है वह भी लगातार बढ़ता जाता है। वह भी लगातार क्या होता है, बढ़ता है। मान लीजिए आई का मान हम लोग कुछ बढ़ा दिए, कुछ ऐसे करके डाल दिए, आई का मान बढ़ गया, आई मान पर बढ़ गया, तो ये आर का मान भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आर का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे ही अगर हम आई का मान बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ आर का मान बढ़ता जाता है। एक ऐसा कंडीशन तब आ जाता है जब किसी कोण पर, मान लीजिए अभी आई है और इस समय क्या हुआ, जो अपवर्तित किरण था अभी देखिए इधर से इधर जा रहा था, लेकिन अब ये तल के समांतर जाने लगे। किसके समांतर जाने लगे, तल के समांतर जाने लगे। तो इस कंडीशन में जो ये कोण है ये कितने अंश का हो जाता है, 90 अंश का हो जाता है। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, विरल माध्यम बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश में हो जाता है, तब उस माध्यम में जो विरल सघन माध्यम जो आई है यही क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण सी हो जाता है। ये क्या होता है, क्रांतिक कोण सी हो जाता है। फिर से समझते हैं। देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है, और जैसे जैसे हम सघन माध्यम बने आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम बने अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान क्या जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो इस स्थिति में सघन माध्यम में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की स्पष्ट परिभाषा क्या दे सकते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? अगर प्रश्न पूछे तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। वो क्या, देखिए सघन माध्यम में ये आपतन कोण किस माध्यम बनता है, सघन माध्यम में, तो इस आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से देंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, सघन माध्यम में बने इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला हेडिंग है हमारा क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो आइए समझते हैं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। देखिए यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। अब इस कंडीशन में ये मान लेते हैं पहला माध्यम वायु है, ये दूसरा माध्यम जो है मान लेते हैं जल है, ठीक है। तो प्रकाश जल से वायु में जा रही है यहाँ पर, तो प्रकाश जल से वायु में जा रही है तो इसका अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, WNA क्या, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहाँ लिख सकते हैं जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, किसका, वायु का अपवर्तनांक। कब, जब देखिए यहाँ पे उसी के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाता है जिस माध्यम से प्रकाश करे। मान लीजिए जल से वायु जा रहा है तो हम जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखेंगे। इसके विपरीत अगर प्रकाश वायु से जल में जाता है तो हम वायु के सापेक्ष जल का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब स्नेल का नियम लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में तो आपतन कोण और क्रांतिक कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इस कंडीशन में स्नेल के नियमानुसार क्या होगा, WNA बराबर होगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पे ये मत सोचिए कि आर लिख दे, यहाँ पे आई लिख दे, क्योंकि माध्यम अलग, तो उससे नहीं मतलब, ये अपवर्तनांक बस बदलेगा, कोण नहीं मतलब, कोण वो आपतन कोण है या
अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब क्रांतिक कोण की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि आपतन कोण का मान क्या होता है सी और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है 90 अंश। तो क्रांतिक कोण की स्थिति में हम यहाँ लिख सकते हैं क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या होगा, इसमें जो r का वैल्यू होगा वो 90 अंश होगा और i का मान जो होगा वो c होगा। तो यदि हम ये दोनों मान इसी में रख दें, समीकरण इक्वेशन 1 बनाते हैं, अगर हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, तब हो जाएगा WMA बराबर क्या हो जाएगा, i की जगह c ले देते हैं तो साइन c बटा साइन 90 अंश। तो हम लोग पढ़े हैं साइन 90 अंश का क्या मान, कितना मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1। देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी बच्चे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग नहीं पढ़े तो याद रखना साइन का जो वैल्यू होता है साइन 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, 0 अंश 30 अंश और 60 अंश। इसका एक फार्मूला होता है बेसिकली, मैथ में आप लोग पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन का जो वैल्यू होता है वो इस प्रकार से निकलता है, साइन का मान किस प्रकार से निकालोगे, तो होता है 0 1 2 3 4 बटा 4। मान लीजिए हमें पहले निकालना है 0 अंश का, किसका मान निकालना है 0 अंश का, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 बटा 4 अंडर रूट में, 0 बटा 4 अंडर रूट में। तो ये 0 बटा कुछ भी मान होता है उसका 0 होता है, तो साइन 0 अंश का मान क्या जाएगा 0। अब उस प्रकार से मान लेते हैं हमें दूसरा 30 अंश का निकालना है, इसका निकालना है 30 अंश का, तो हम लिखेंगे 1 बटा 4 अंडर रूट में 1 बटा 4। तो 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो इससे हम बाहर निकालें कड़ी में तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1 बटा 2। और हमें तीसरा निकालना है 45 अंश का, तो साइन 45 अंश का मान क्या होगा, तीसरा 3 है नहीं, तीसरा क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 बटा 4 अंडर रूट में, तो 2 1 कम 2 2 2 नहीं 4 कटेगा, तो ये 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 2 वर्ग नहीं है किसी का, तो हमें इसे लिखते 1 बटा कड़ी में 2, इसका वैल्यू होता है 1 बटा कड़ी में 2। अब बात आता है साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान कितना आएगा, ये आएगा 3 बटा 4 कड़ी का, तो 3 का तो वर्ग नहीं होता है लेकिन 4 वर्ग है किसका 2 का, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बटा 2, तो वैल्यू हो जाएगा कड़ी में 3 बटा 2। अब वैल्यू आता है 4 का, तो हम लिखेंगे 4 बटा 4, ये कटेगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ 90 अंश का मान होता है 1। इसी का उल्टा कर देंगे तो काश का मान हो जाएगा, और साइन बटा हम काश का कर देंगे तो टेन का आ जाएगा, और तीनों को उल्टा कर देंगे तो क्रमशः साइन काश टेन का आ जाएगा, कोसेक सेक और कॉट का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 6 क्या होते हैं 6 मान आसानी से तुरंत याद कर सकते हैं बिना किसी पैमाने के याद किए। तो इसे एक बार आप लोग ट्राई करिएगा और इसे समझ जाइएगा, वीडियो देखिएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग समझते हैं साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे अगर हम 1 इनपुट कर देते हैं तो ये हो जाता है WNA इक्वल साइन C बटा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है WN, देखिए अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिर्फ उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इतना आपको कंठस्थ करके याद कर लेना है कि किसी वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम उस निरपेक्ष अपवर्तनांक करते हैं और सिर्फ हम उस माध्यम का अपवर्तनांक केवल यन से दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, ये जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसलिए हम निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं कहेंगे, इसे हमें परिवर्तित करना होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आइए समझते हैं, देखिए N1 इक्वल 1/1N2, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर WNA लिखा है हम लोग लिख सकते हैं इसे 1 बटा ANW, क्या लिखते हैं 1 बटा ANW। तो यही यहाँ पे ये जो है तो चूंकि करके आप लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं WNA इक्वल होता है 1/ANW, तो हम यहाँ पे WNA की जगह क्या लिख सकते हैं 1/ANW, यहाँ पे रखते हैं अगर ये हो जाएगा 1 बटा ANW बराबर साइन C बटा 1 लिखो, चाहे लिख दो बटा 1। अब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करो, तो अगर हम दोनों को उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ANW बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, एक इसको उल्टा करेंगे तो 1/sin C। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब देखिए ANW जो लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ यन। क्यों? क्योंकि इसमें पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम क्या है, वायु। ANW बराबर यन। क्यों कि पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम वायु है, जहां यन क्या है, जहां यन क्या है, यन जल का अपवर्तनांक है। इसका अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है, जल का। जहां तो ANW बराबर यन, क्योंकि पहला माध्यम क्या है, वायु है, और जहां यन क्या है, जल का अपवर्तनांक है। तो हम यहाँ पे WN के जगह पे यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यन बराबर, यहाँ पे हम ANW की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ यन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यन बराबर 1/sin c। इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग इसके आगे प्रकाश के आंतरिक परावर्तन और आंतरिक परावर्तन संबंधित अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश तंतु का निर्माण, और इसके बाद जो है आंतरिक परावर्तन की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।